हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट का आज का अपना टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के पिछले वीडियो में अपने आयनाइजेशन एनर्जी को परिभाषित किया था, सक्सेसिव एनर्जी देखी थी और उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कारक और सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के आईपी के ऑर्डर्स देखे थे। अब आज हम बात करते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट आईपी जो आवर्त सारणी में वो हीलियम की मानी जाती है और लोवेस्ट आईपी सीजियम और फ्रेंशियम की देखी जाती है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए कभी कभी सीजियम कह देते हैं। अब एक एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम बात करनी है कि थर्ड वर्ग के बाद, तीसरे वर्ग के बाद आने वाले 5D श्रेणी के एलिमेंट्स जो है उनकी आईपी जो है वो 4D से कम होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनका साइज़ ऑलमोस्ट बराबर हो जाता था। पिछले वीडियो में हमने देखा था साइज़ वाले में। तो यहाँ एक ऑर्डर तो ये अपने को ध्यान रखना है कि 5D की जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स की, वो 4D से अधिक होती है। और एक दो एक्सेप्शंस अलग भी हैं, जैसे थेलियम की इंडियम से अधिक होती है, लेड की टिन से अधिक होती है। ये एक्सेप्शंस अपने को ध्यान में रखना है। बाकी जो ट्रेंड है वैसे ही चलेगा। और बाकी अपने ऑर्डर देख चुके हैं, ज़्यादातर वही ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। अब हम इन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की आईपी क्रम से है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं। अपने को यहाँ किस तरह से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी अधिक है। अपने को मान पता नहीं है, याद नहीं है, मान याद करनी ही नहीं है। बाकी आप बुक से देख सकते हो उनकी मान्स भी, लेकिन अपने को ऑर्डर पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो आईपी है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें नाइट्रोजन की अधिक बताई हो और ऑक्सीजन की कम बताई हो। तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है, दो ऑप्शन में तो सेम है, 13.6, 13.6, 14.6, 14.6, और एक में ऐसा है जहाँ नाइट्रोजन की कम बता रखी है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ऐसा बनता है इसमें जिसमें नाइट्रोजन की अधिक है और ऑक्सीजन की कम है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसके लिए हाईएस्ट आईपी होगी। पहला ऑप्शन है नोबल गैस, दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चौथा आ गया प्लेटिनम, चौथा ऑप्शन इसने दे दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमें पता है कि नोबल गैसेज के लिए जो आईपी के मान है वो अधिक होते हैं, क्योंकि उनके लिए अक्रिय विन्यास होता है, यानी सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसको डिस्टर्ब करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसका आंसर जाएगा नोबल गैसेज। अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन और अपने सामने आ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक आईपी के संगत है। यानी कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि हाईएस्ट आईपी किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के से संबंधित है। तो अपने को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए हैं। हम अगर एक बार दिमाग लगाएं भेदन क्षमता वाले कॉन्सेप्ट से, तो हम कहेंगे भी एस में से निकालना आसान, और इस तरह से देखेंगे तो या मैं हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो नाइट्रोजन के लिए जो बन रहा है 2s2 2p3 वाला, तो वो आंसर अपने दिमाग में आएगा कि ये हाफ फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं उनके सामने उन एलिमेंट्स को लिख लेना है जिनके संगत ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जैसे पहला लिया है हीलियम 2s1, तो ये लिथियम से संबंधित है। फिर है हीलियम 2s2p1, ये है बोरॉन का। फिर अगला है हीलियम 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन से संबंधित है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और उससे अगला जो दिया हुआ है हीलियम 2s2 2p5, वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो अब हमें ये देखना है कि इन एलिमेंट्स में से जो ऑर्डर हमने पढ़ा था, तो देखो फ्लोरीन सबसे लास्ट में आ रहा था, और फ्रस्ट्रेट नहीं करो, इसका मतलब क्या है,
भाई फ्लोरीन की सर्वाधिक है, तो कौन सा आंसर सही होगा? डी ऑप्शन जो अपना वो सही आंसर होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक आईपी जो है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सर्वाधिक होएगी। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार हम आईपी के मानों को देखकर उस एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बता सकते हैं, उसकी संयोजकता के बारे में जान सकते हैं। अगर किसी एक ही एलिमेंट के क्रमागत आईपी के मानों को देखें, क्रमागत मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, उनके मान अगर अपने को दिए हुए हों, तो हम उनको देखकर जहाँ आकस्मिक उछाल आ रहा है, जहाँ अचानक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, उसको देख करके हम उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल आपके सामने है कि आईपी फर्स्ट से आईपी सेकंड बड़ी है, वो तो बड़ी होएगी होएगी, आईपी सेकंड से आईपी थर्ड बड़ी होएगी, लेकिन आईपी फोर बहुत ज़्यादा बड़ी है। मान तो ज़्यादा आना ही आना है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। यानी इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, चौथा अंदर से निकालना पड़ रहा है, तब एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। ऐसे ही अगर सेकेंड और थर्ड आईपी में बहुत ज़्यादा चेंज है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही अगर फर्स्ट और सेकेंड में ही बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए अपने पास एक एग्जाम्पल और है कि एक एलिमेंट के क्रमागत आईपी के मान दिए हुए हैं 20, 80, 510 और 540। अब आप देखो तो इसमें संभावित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि 20 से 80 बड़ा मान है लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, फिर 80 से 510 अचानक चेंज आया है, तो इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो जहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो। तो देखो 3s2 यानी थर्ड वैलेंस में थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बाद अंदर से 2 सेकंड सेल से निकालना पड़ेगा, तो ये इसके लिए राइट आंसर होगा। अब हम ठीक ऐसा ही एक और क्वेश्चन अपने सामने है कि एक एलिमेंट के क्रमागत आईपी के मान है 200, 810, 890, 920। तो संभावित एलिमेंट क्या है? लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अब हम देखेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ बेरिलियम में तो 2s2 होता है, तो यहाँ दूसरा निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैग्नीशियम में भी सेम होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब अपने पास एक ऑप्शन बचता है लिथियम और एक बचता है सोडियम। इन दोनों के लिए ही NS1 होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी संयोजी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें से कौन सा सही है? तो देखो आईपी के मान कितने बताए हुए हैं? 4। लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन ही सारे 3 होते हैं, तो 4 आईपी के मान लिथियम के लिए तो बताए ही नहीं जा सकते, तो लिथियम ऐसे कैंसिल हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है सोडियम। तो इस तरह के सवालों के जवाब अपने को इस तरह से विचार करके देने होते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईपी, यानी अगर आप में आईपी की समझ है, आईपी के मान डेटाज अपने सामने है, तो हम उन एलिमेंट्स की किन प्रॉपर्टीज़ को या किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर। अगर आईपी कम होती है तो उस एलिमेंट में मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, जैसे एस ब्लॉक की मेटल्स हो गई, उनकी आईपी कम होती है, और नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट्स है जैसे हेलोजेंस हो गए, उनके लिए आईपी के मान अधिक होते हैं। तो एक पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी बढ़ती है, और आईपी बढ़ने का मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी का मान कम होता है, यानी मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। अगला इसका जो एप्लीकेशन है वो है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर 1/IP होता है, यानी अगर आईपी कम है, आईपी कम होने का मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ? खुद का ऑक्सीकरण हुआ, तो सामने वाले का क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन कर दिया तो वो उसकी रिड्यूसिंग पावर कहलाएगी। लिथियम जो है वो
एक्वस मीडिया में सबसे हाईएस्ट पावर का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। ऑक्सीकारक सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य आईपी के संगत होगा। आईपी ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीकारक सामर्थ्य ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी को भी हम इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी सभी एलिमेंट्स के लिए इसको नहीं जोड़ सकते हम। जनरली ये मेटल्स के केस में हम कह सकते हैं कि जिस मेटल की आईपी जितनी कम उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन हैलोजन वगैरह के लिए आईपी के मान काफ़ी अधिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी रिएक्टिविटी आईपी से कंट्रोल ना हो करके उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आदि से कंट्रोल होती है। आईपी के मानों से हम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर आईपी का मान 2 क्रमागत आईपी है, उनके बीच का अंतर अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, लगभग 450 किलो जूल 1450 किलो जूल के आसपास है, तो हाईएस्ट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्थायी होगी। और अंतर अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है 2 क्रमागत आईपी के, तो उन 2 आईपी जिनकी बात कर रहे हैं उनमें से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज़्यादा स्थायी होगी। तो ये था आज का अपना वीडियो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।